हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईएफएस। आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएफएस केमिस्ट्री पे आप सभी का स्वागत है। जल्दी से आते जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। बस शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन के अंदर हम सबसे पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तो कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। पीछे जो 2 कॉन्टेस्ट हुए थे उनके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आज के लेक्चर को फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जल्दी से कनेक्ट करते जाओ, शुरू करते हैं। बस जल्दी से कनेक्ट करते जाइए, शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से कनेक्ट करते जाओ, शुरू करते हैं बस, ठीक है। तो आज का होगा हमारा लेक्चर नंबर 12, ठीक है। उससे पहले लेकिन हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स के कॉन्टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ही क्वेश्चंस के आंसर बताओगे, राइट, ठीक है। आप लोग ही आंसर बताओगे। तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा। कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने ही आंसर्स बताने हैं। जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना मजा। जल्दी से कनेक्ट करते जाइए फटाफट, जल्दी से कनेक्ट करते जाइए फटाफट। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना मजा। लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, शुरू करते हैं बस अब। गुड इवनिंग। 4 लेक्चर्स लगेंगे, इस सैटरडे तक खत्म कर दूंगा थर्मोडायनामिक्स। सैटरडे तक खत्म कर देंगे थर्मोडायनामिक्स को, ठीक है। इस सैटरडे तक खत्म कर देंगे। उसके बाद आपका ऑर्गेनिक शुरू होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स यूट्यूब पर लाइव स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो जल्दी से आते जाओ, कनेक्ट करते जाओ। शुरू कर रहे हैं बस। पहले क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करेंगे, जिसके आंसर्स आप लोग को ही बताने हैं, सही है, ठीक है। तो जल्दी से आते जाओ, शुरू करते हैं बस, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा, है ना। तो थर्मोडायनामिक्स सीख रहे हैं, सेकंड लॉ पर आ चुके हैं। सेकंड लॉ में कार्नोट भी हमने पढ़ लिया है। अरे अब तो बचा ही क्या, एंट्रोपी कैलकुलेशन, स्पॉन्टेनिटी वगैरह का क्राइटेरिया, यही सब बचा बस। थर्ड लॉ, 1-2 फॉर्मूलेज और उससे रिलेटेड, हो गया थर्मोडायनामिक्स खत्म। क्या ही बचा और, है ना। सारा कुछ देखो, जैसा मैंने वादा किया था कि थर्मोडायनेमिक्स पूरा यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, पढ़ा रहा हूं। अभी तक मैंने जान के प्रीवियस वीडियोस नहीं हटाई हैं, जानकर नहीं हटाई हैं, कि ताकि लोगों को फायदा होता रहे, वो पीछे देखते रहे। बट लेकिन मुझे उसका लॉस हो रहा है। आप लोग लाइव में नहीं आते हैं पढ़ने, आप लोग लाइव लेक्चर्स देखने नहीं आते हैं, तो मुझे ऐसा मजबूर ना करे कि मैं प्रीवियस वीडियोस को हटा दूं, अनलिस्टेड करूं। ऐसा ना करने दे मुझे, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चलेगा, आगे चलेगा, आगे आएगा अभी, ठीक है। अभी सेकंड लॉ ही चल रहा है, सेकंड लॉ को ही कवर करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। असाइनमेंट चाहिए, असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट कहोगे तो मैं किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, या टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, ठीक है। अभी तक पीछे जो 2-3 लेक्चर्स हुए थे, वो लेक्चर्स की पीपीटी पीडीएफ की फॉर्म में मैंने टेलीग्राम पर डलवा दी है, तो वहां से देख लेना, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। जैम का क्या, नेट गेट का सबका पूरा होगा यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स। सिर्फ जैम का नहीं, नेट गेट सब लेवल का होगा, ठीक है। 60-70% तो हम थर्मोडायनेमिक्स खत्म भी कर चुके हैं, राइट, ठीक है। जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, बस शुरू कर रहे हैं। जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, बस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इतने कम लोग आते हैं, फिर मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने का। मैं एफर्ट्स लगाकर इतना सारा कंटेंट लेकर आ रहा हूं आप लोग को पढ़ाने के लिए। वीडियो लेक्चर्स इन इंग्लिश प्लीज। Okay, we will in between we will explain. I will explain also in English, but majority of the viewers here are better in the listening in the Hindi, so that's why I am explaining it a little bit in Hindi also. No problem. I'll explain in English in between. No issue in all that. फिजिकल के लिए बेस्ट बुक, हर टॉपिक के हिसाब से अलग अलग बुक है। आपको नॉर्मली पढ़ना है, आपको जैम के लिए या नेटगेट के लिए, सो देन यू कैन फोकस ऑन द पूरी शर्मा पठानिया पीएसपी। अच्छी बुक है, काफी अच्छी बुक है। आपको काफी सारी उसमें से कंटेंट एज इट इज उस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो कर सकते हैं आप वहां से। चलिए तो फिर शुरू करें। लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा, राइट, है ना। आप लोग को ही मजा आएगा, मुझे ही मजा आएगा पढ़ाने में। नहीं तो मेरा ही मन करता है यार बंद कर जाए यहां से, क्या कर रहा है ना, और काम है वो कर ले, राइट, ठीक है। तो कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ शुरू करते हैं अब हम, ठीक है।
कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू करते हैं। आप लोग बताते जाएंगे साथ साथ फटाफट आंसर। तो ये था एक क्वेश्चन, बताइए अब इसके बारे में। ये था एक क्वेश्चन, बताइए इसके बारे में। अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, बट हाउएवर इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटली इनटू हीट। ये स्टेटमेंट कहां से आती है? जीरो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ। जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, ये स्टेटमेंट कहां से आती है? दिस स्टेटमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम, क्या कह रहा है कि हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन वर्क हीट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो सकता है। जो हम काम कर रहे हैं वो वेस्ट हो सकता है, वो हीट में जा सकता है, लेकिन जो हीट की फॉर्म में एनर्जी आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी को आ रही है हीट की फॉर्म में, वो आपकी वर्क में पूरी कन्वर्ट नहीं हो सकती। 100% एफिशिएंसी, 100% कन्वर्जन वर्क की फॉर्म में नहीं मिल सकता। तो कौन सा है ये? कौन सा है? थर्ड ऑप्शन, सेकंड लॉ। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग बताओ क्या लगता है आप सबको? जल्दी से कमेंट कीजिए, बाकी लोग क्या लगता है आप सभी को? सेकंड लॉ, राइट। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ की स्टेटमेंट जो मैंने आपको लिखवाई थी, वहीं से क्वेश्चन मैंने बनाकर डाला, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस पे मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने अच्छे से समझा रखा है लेक्चर के अंदर, राइट? तो आप लोग सही कमेंट कर रहे हैं। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए, फॉर एनी प्रोसेस द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिक्वायर्स दैट द चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स बाय, बताइए क्या लगता है? किसी भी प्रोसेस के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहती है कि चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होना चाहिए? किसी भी प्रोसेस के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव और जीरो, जीरो, नेगेटिव और जीरो। जल्दी से बताइए, क्या लगता है आपको? कमेंट कीजिए फटाफट। द चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन पॉजिटिव। याद करिए, मैंने लेक्चर पढ़ाया था जब मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन थर्मोडायनामिक्स का, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का दे रहा था, जब मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो वहां मैंने आपको ये कराया था, बताया था। जल्दी से बताइए मुझे, पॉजिटिव, पॉजिटिव, जीरो, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होगी? अरे ये सिंपल सी चीज मैंने बताई थी। फोर्थ ऑप्शन भी आया, नेगेटिव और जीरो। वाओ, ग्रेट, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, अरे ये सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई थी कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स जो होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स जो होता है, वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और यही डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस यूनिवर्स बनता है। यही डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग यूनिवर्स बनता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी होगा पॉजिटिव और जीरो, सो सेकंड ऑप्शन यह आंसर होना चाहिए, जो मुझे किसी ने भी नहीं बताया। वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन यह आंसर होना चाहिए। अभी तो न्यूमेरिकल भी नहीं है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ले रहा हूं, उसमें भी आप लोग गलती कर रहे हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन, डेल्टा एस यूनिवर्स, क्या ये पॉइंट मैंने नहीं पढ़ाया था? गुड इवनिंग ऋषभ जी, क्या ये पॉइंट मैंने नहीं पढ़ाया था? डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बताओ जरा मुझे, भूल गए 2 दिन के अंदर? बड़ा थर्मोडायनेमिक साफ हो गया, चलो पीछे का। और सही बात करूं तो फिर तो अब तक आप तो अल्फा बीटा गामा तो सब साफ हो चुका होगा। वो मामला तो पी गए, हमें 10 दिन हो गए, वो मामला तो साफ हो चुका होगा अब तक तो, राइट? अरे क्या कर रहे हो? अरे ग्रेटर देन जीरो तो इक्वल टू जीरो भी तो होता है, डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग यूनिवर्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा ना भाई। यूनिवर्स की बढ़ेगी, ग्रेटर देन तो होगा ही होगा, ठीक है, ग्रेटर देन तो होगा ही होगा, लेकिन वो पॉजिटिव भी तो जाएगा ना, ग्रेटर देन तो होगा ही होगा, तो वो जीरो भी तो हो सकता है ना, अगर प्रोसेस आपका रिवर्सिबल होगा। तो वो जीरो भी तो हो सकता है, ठीक है, वो जीरो भी तो हो सकता है। अच्छा, इक्वल नहीं बताया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने नोट्स के अंदर दिया होगा।
वहां इक्वल नहीं बताया होगा लेक्चर के अंदर, तो नोट्स के अंदर दिया होगा लिखा हुआ, नोट्स के अंदर देख सकते हो, नोट्स के अंदर दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, चलो ठीक है, इसको याद रखना, जीरो भी हो सकता है वो, ठीक है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो वो जीरो भी हो सकता है। तो डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग जीरो भी हो सकता है अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग जीरो के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है, इतनी बात याद रखना। चलो आगे, ये बताओ द पीवी रिलेशन फॉर अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोइंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज। पीवी का रिलेशन बताना है मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए, पीवी का रिलेशन बताना है मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए, जल्दी से बताओ। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए पीवी का रिलेशन, एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो हो रहा है, बताओ क्या होगा, जल्दी बताइए। पीवी का रिलेशन बताना है, पीवी की पावर गामा होता है, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगोइंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन मान लो, एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन मान लो। तो बताओ, इसके अंदर हमें पता है पीवी की पावर गामा होती है, इसके अंदर हमें पता है पीवी की पावर गामा होती है, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट आता है, तो आपको गामा ही निकालना है। चारों ऑप्शंस देखते हुए आपको पता लग रहा होगा, आपको गामा निकालना है, बताओ मुझे गामा क्या आएगा। फोर्थ ऑप्शन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी लोग बताओ क्या लगता है। फोर्थ ऑप्शन पीवी की पावर 5/3 इक्वल्स टू कांस्टेंट, बहुत बढ़िया दिलीप कुमार, बहुत बढ़िया। पीवी की पावर 5/3 इक्वल्स टू कांस्टेंट, यस बिल्कुल सही, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर भी है। गामा तो निकाल लोगे अब, CP/CV डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेक्चर नंबर 7-8 की कहानी है, 12वां चल रहा है आज, सही है। तो पीवी की पावर 5/3 इक्वल्स टू कांस्टेंट, गामा आप निकालोगे जो कि होता है CP/CV, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। मान लो मैंने हीलियम ले ली, ठीक है, तो इसके टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेंगे, वो तीनों की तीनों जाएंगे ट्रांसलेशनल में, यानी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 3/2RT, यानी CV की वैल्यू हो जाएगी 3/2R, और CV अगर 3/2R होगा तो CP हो जाएगा 5/2R, और गामा हो जाएगा आपका 5/3, सही है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्पीड में मैंने थोड़ा बताया, इतना तो आप कर ही लोगे, राइट, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। आगे चले, ठीक है, देख लेना, वहां से कर लेना, बहुत मोनोएटॉमिक का एग्जांपल है यार, ये तो सिंपल कर ही लोगे तुम लोग। चलो ये बताओ, चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन एंट्रोपी किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन एंट्रोपी किस पे एंट्रोपी का चेंज डिपेंड करता है। ध्यान से सोच समझ के बोलना, गलती मत करना, जल्दबाजी में आंसर मत देना। फोर्थ ऑप्शन आया है, ओके, ध्यान से सोच समझ के, गलती मत करना, ध्यान से इसका आंसर करना। जल्दबाजी में गलती हो सकती है, दुर्घटना घट सकती है, ध्यान से बताइए, चेंज इन एंट्रोपी किस पर डिपेंड करेगी। आया है सेकंड ऑप्शन, ओके। बाकी लोग बताओ क्या लगता है आपको, चेंज इन एंट्रोपी किस पर डिपेंड करेगी। एक फोर्थ आया है, एक सेकंड आया है, बाकी लोग को क्या लगता है। सेकंड स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फोर्थ और 2 के बीच में लड़ाई चल रही है, 4 और 2 के बीच में लड़ाई चल रही है। ओके, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट कतई नहीं डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन होती है एंट्रोपी, पाथ फंक्शन नहीं होती, तो हीट के ट्रांसफर पे खाली डिपेंड नहीं कर सकती। स्टेट फंक्शन होती है तो नेचुरली आप समझ जाओगे, स्टेट फंक्शन के नाम से ही आपको याद आ जाएगा चेंज ऑफ टेम्परेचर से आपकी एंट्रोपी चेंज
ओनली उस पर डिपेंड नहीं करती, यहां बोला उसने ओनली ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर, सिर्फ उस पर नहीं करती, वो स्टेट फंक्शन है, स्टेट पर बिल्कुल डिपेंड करेगी, कहां से कहां आपका प्रोसेस जा रहा है, कहां से कहां आपका सिस्टम जा रहा है, मेनली उस पर डिपेंड करेगी। तो चेंज इन एंट्रोपी ओनली ऑन द चेंज इन टेम्परेचर पर नहीं डिपेंड कर सकती, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। मास का मतलब नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है, ठीक है। जिन लोगों ने सेकंड बोला था तो आप अपना डाउट समझ गए होंगे क्यों सेकंड नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए, ये दिख रहा है क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फॉर एन आइडियल गैस म्यू जेटी की वैल्यू बतानी है। आइडियल गैस के लिए म्यू जेटी की वैल्यू बतानी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इंफिनिटी। आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए म्यू जेटी की वैल्यू बतानी है। बता दो, पढ़ा रखा है मैंने, बता दो जल्दी से, पढ़ा रखा है मैंने, सी ऑप्शन आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइडियल गैस के लिए म्यू जेटी की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जूल थॉम्सन को पूरा डिटेल में समझाया है, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा मैंने जूल थॉम्सन का, राइट, सी ऑप्शन। तो ये मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, ये तो मैंने अच्छे से बता रखा है कि म्यू जेटी की वैल्यू, म्यू जेटी की वैल्यू आइडियल गैस के लिए जीरो आती है। म्यू जेटी की वैल्यू डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एच, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं आइडियल गैस के लिए तो जीरो आता है, राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, ये बढ़िया सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है जूल थॉम्सन से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। सर स्टैटिस्टिकल थर्मो पढ़ाएंगे आप लोग, व्यूअर्स को लेकर आइए, आप लोग 19-20 के लोगों में मैं क्या पढ़ाऊं, मुझे खुद पढ़ाने का मन नहीं करता। मैं स्टैटिस्टिकल थर्मोकेमिस्ट्री सब कराया था, पर तुम लोग आते ही नहीं हो, क्या करूं मैं। चलो इधर बताओ, कोई बात नहीं, देखेंगे इसको, स्टेट थर्मो का देखेंगे, ठीक है, मूड बना करा दूंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, कौन सी बात इनमें से सही नहीं है जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। द चेंज इन प्रेशर इज नेगेटिव थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, आपको बताना है नॉट करेक्ट, आपको बताना है नॉट करेक्ट, गलत बात बतानी है भैया, पहले ही लिख लो ऊपर क्वेश्चन के कि मुझे इनकरेक्ट बताना है, पहले ही लिख लो, कोई लफड़ा ही नहीं होना चाहिए, पहले ही लिख लो ऊपर इनकरेक्ट बताना है क्वेश्चन में, बाद में करेक्ट पे टिक मार के आओ तो फिर रोओगे बैठ के, राइट। चेंज इन प्रेशर नेगेटिव होता है, सही बात है, ये तो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट जूल थॉम्सन में चेंज इन प्रेशर नेगेटिव होता है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर जाते हैं, एचपी से एलपी पर जाते हैं, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट चेंज इन प्रेशर आपका नेगेटिव होता है, ये तो सही बात है, हमें इनकरेक्ट बताना था। द इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ द H2 एंड हीलियम इज वेरी लो सो दैट इट शोज हीटिंग एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। H2 और हीलियम मैंने आपको ग्राफ बनाकर दिखाया था, बाकी आप गैसियस स्टेट के अंदर अच्छे से पढ़ते हैं इसके बारे में कि H2 हीलियम लो टेम्परेचर पर ही आपका पॉजिटिव स्लोप दिखाती है, पॉजिटिव स्लोप दिखाती है, हीटिंग इफेक्ट दिखाती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, तो बी ऑप्शन भी सही है। द प्रोसेस इज एडियाबेटिक, आइसोएंथैल्पिक एंड आल्सो नोन एज थ्रॉटलिंग प्रोसेस। अरे ये तो बात सारी बताई थी मैंने, ये बात तो सारी बताई थी मैंने, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अच्छे से डिटेल में घुसकर बताया था कि प्रोसेस आपका कैसा है, एडियाबेटिक है, प्रोसेस कैसा है, आइसोएंथैल्पिक है, जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट को हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी कहते हैं, ये बातें तो बहुत अच्छे से बताई थी मैंने, एक एक बात अच्छे से बताई थी, तो ये बात भी सही है। इफ अट्रैक्टिव पार्ट डोमिनेट ओवर द रिपल्सिव टर्म देन गैस डज नॉट लिक्विफाई। अगर अट्रैक्टिव पार्ट डोमिनेट होगा, अट्रैक्टिव पार्ट डोमिनेट होगा, अट्रैक्टिव पार्ट डोमिनेट होगा तो आपकी गैस तो लिक्विफाई करेगी ना भाई, तो गैस लिक्विफाई करेगी। कोई भी गैस आपकी लिक्विफाई कब करती है, जब मॉलिक्यूल पास में आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल दूर दूर होते हैं, गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल दूर दूर होते हैं, लेकिन जब लिक्विफाई हो रही होती है गैस तो मॉलिक्यूल्स उसके पास में होते हैं, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो अगर अट्रैक्टिव टर्म डोमिनेट करेगी तो गैस लिक्विफाई हो पाएगी। ये क्या कह रहा है कि गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगी, ये क्या कह रहा है कि गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगी, तो ये टर्म गलत है, ये इनकरेक्ट है, यानी डी ऑप्शन आंसर है, यानी डी ऑप्शन आंसर है। बाकी तीन ऑप्शन सही है। अजीत सैनी आपका गलत है, आपने सी बताया, सी नहीं डी ऑप्शन है, तो आपका गलत है, ठीक है। तो अट्रैक्टिव पार्ट अगर डोमिनेट करेगा तो गैस लिक्विफाई हो पाएगी, ये हम अच्छे से जानते हैं और गैसियस स्टेट के अंदर हम ये डिटेल से पढ़ते ही हैं, राइट। तो अट्रैक्टिव पार्ट डोमिनेट करेगा तो गैस लिक्विफाई हो पाएगी, वरना वो नहीं हो पाएगी, सही है, ठीक है, वरना वो लिक्विफाई नहीं हो पाएगी, राइट, ठीक है। चलो
आगे देखो, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ द फिगर बिलो डिस्क्राइब्स, कारनोट पे है, कल पढ़ाया मैंने कारनोट पे क्वेश्चन, बढ़िया सवाल कारनोट पे दिमाग लगाने वाला। बताओ द फिगर डिस्क्राइब्स हाउ अ कारनोट इंजन वर्क्स। ठीक है, ये फिगर बता रही है कि कैसे कारनोट इंजन वर्क करता है। V वर्सेस P का ग्राफ है, V वर्सेस P का ग्राफ है। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एडियाबैटिक कंप्रेशन स्टेप डिनोटेड बाय। एडियाबैटिक कंप्रेशन स्टेप आपको बताना है कौन सा होगा, आपको बताना है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन वाला स्टेप यानी फोर्थ स्टेप कौन सा होगा, बताइए। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन वाला स्टेप फोर्थ स्टेप कौन सा होगा, बताइए। AB, BC, DC और AD, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन वाला प्रोसेस, आपका प्रोसेस V वर्सेस P का ग्राफ है। जरा थोड़ा दिमाग लगाकर बता लेना। कल मैंने अच्छे से बताया था किस तरीके से देखना है, किस तरीके से समझना है, किस तरीके से आंसर मारना है। ठीक है, मतलब किस तरीके से आंसर देखना है, इसके अंदर कौन सा प्रोसेस कौन सा होगा, अब बताओ मुझे। और इस टाइप का क्वेश्चन आप CSIR नेट के एस्पायरेंट हो, आप गेट के एस्पायरेंट हो, आप DU BHU के एस्पायरेंट हो, आप IIT जैम के एस्पायरेंट हो, किसी के भी आप एस्पायरेंट हो, इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस 95% होते हैं, कम से कम। बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बताओ मुझे इसका सही आंसर जल्दी से। थर्ड ऑप्शन आया आंसर, थर्ड ऑप्शन ज्योति का। ओके, बाकी लोग बताओ क्या लगता है, जल्दी से कमेंट करो क्या लगता है आपको आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। गुड इवनिंग सर। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं लोग, बाकी लोग बताओ जल्दी से क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या हो सकता है। BC आया है जवाब, BC। ओके, सेकंड ऑप्शन आया जवाब, सेकंड ऑप्शन, एक सेकंड ऑप्शन आया मेरे पास, एक सेकंड ऑप्शन। बाकी लोग बताओ, एक सेकंड ऑप्शन आया सिर्फ। DC कह रहे हैं आप लोग। आइए जरा जानते हैं, जरा देखते हैं क्या हो रही है कहानी। आइए जरा जानते हैं, देखते हैं क्या हो रही है कहानी। प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। सही है। गैस क्या हो रही है, कंप्रेस। गैस क्या हो रही है, कंप्रेस। गैस हो रही है कंप्रेस। तो एक छोटी सी बात मैंने आपको कल बताई थी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपका वॉल्यूम का एक्सपेंशन कंप्रेशन ज्यादा होगा, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर उतना एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं होता। ये बात मैंने बताई थी कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ज्यादा होगा और उसके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपका वॉल्यूम कंप्रेशन या एक्सपेंशन ज्यादा नहीं होता, तो वो चीज ज्यादा नहीं होगी। और एक बात, आपका हो रही है गैस कंप्रेस, आपकी हो रही है गैस कंप्रेस, गैस हो रही है कंप्रेस, तो वॉल्यूम में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, वॉल्यूम के अंदर ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन प्रेशर तो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि गैस कंप्रेस हो रही है, मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं, गैस कंप्रेस हो रही है, मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं, तो कंप्रेशन तो जरूर होगा। तो उसके रिगार्डिंग यहां पर हम कहते हैं कि ये प्रोसेस आपका यहां पर डिफाइन होगा, B से C डिफाइन होगा आपका फोर्थ प्रोसेस, B से C डिफाइन होगा फोर्थ प्रोसेस। और अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते तो आप सबसे पहला प्रोसेस याद करो, क्या था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहला प्रोसेस क्या था हमारा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी आपकी गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर मैंने आपको कल बताया था कि वॉल्यूम का इफेक्ट, चेंज इन वॉल्यूम का इफेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर नाम के बराबर होता है। ये बात मैंने कल बोली थी लेक्चर के अंदर कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर चेंज इन वॉल्यूम का इफेक्ट ज्यादा होगा, लेकिन एडियाबैटिक के अंदर उतना नहीं होगा। तो एक्सपेंशन के केस में वॉल्यूम आपका बढ़ेगा और आपका प्रेशर कम होगा। गैस एक्सपेंड कर रही है, मॉलिक्यूल्स को ज्यादा जगह मिल रही है, तो प्रेशर कम होगा। और ये चीज भी मैंने आपको बताई थी कि जब भी ये कोई एक्सपेंशन वगैरह होगा, ये आपका होता है हाई प्रेशर पे, तो फर्स्ट प्रोसेस होगा C से D।
फर्स्ट प्रोसेस होगा सी से डी, फर्स्ट प्रोसेस होगा सी से डी, सेकंड प्रोसेस होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन तो यहां पर भी आपका क्या करेगा, प्रेशर कम होता है लेकिन वॉल्यूम में खास चेंज नहीं, तो सेकंड ये होता है। तो फोर्थ प्रोसेस आपका बी से सी मिलेगा, फोर्थ प्रोसेस आपका बी से सी मिलेगा। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सही है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बी सी करेक्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान से इस टाइप का क्वेश्चन आने के पेपर के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस है, और यही एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन होते हैं जो पेपर के अंदर गलती करवाते हैं। यही टाइप के क्वेश्चन गलती कराते हैं। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे पहले पहले प्रोसेस को पकड़ना, सबसे पहले पहले प्रोसेस को पकड़ना, पहले प्रोसेस को पकड़ना। पहला प्रोसेस अगर जहां मिले उस अकॉर्डिंग जो आपसे पूछे दूसरा तीसरा चौथा लगाना। पहला प्रोसेस सही से पकड़ना, डायरेक्टली चौथे पर जाने की कोशिश मत करना, डायरेक्टली दूसरे तीसरे चौथे पर जाने की कोशिश नहीं करनी। पहला प्रोसेस सबसे पहले पकड़ना है और फिर उस पर जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो गलती नहीं होगी, इस तरीके से करोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। आगे चलो। ये बता दो, ये तो सिंपल है, ये आप लोग आराम से बता दोगे। द चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज, चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये सभी का सही आएगा। जल्दी से बताओ, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, सभी का सही आना चाहिए आंसर। जल्दी से बताओ, जल्दी से। 0 0 0, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी लोगों को क्या लगता है? जी बिल्कुल सही जवाब, 0 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन 0 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट है ना, क्योंकि हमें क्लियरली पता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो DQ आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपसे चेंज इन एंट्रोपी पूछा गया यानी DS पूछा गया, DS पूछा गया, और DS हमें पता है क्या होता है, DQ/T, DS हमें पता है क्या होता है, DQ/T, DQ/T। तो DQ अगर 0, DQ अगर 0 तो DS भी आपका 0 होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बताइए, कार्नोट इंजन पे क्वेश्चन है, कल के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, कल के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। द नेटवर्क टर्न्ड आउट बाय अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस इज डैश किलो कैलोरीज इफ इट इज एब्सॉर्ब्ड 400 किलो कैलोरी फ्रॉम द हॉट रिजर्वॉयर। इफ इट एब्सॉर्ब्स 400 किलो कैलोरी फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर, तो कितनी वो क्या करेगा, अगर कितनी वो टर्न आउट कर देगा, कितना वो टर्न आउट कर देगा यानी कितनी वो वेस्ट कर देगा, कितनी वो हीट आपकी, कितनी वो एनर्जी आपकी, हीट आपकी वेस्ट कर देगा। अगर वो एब्जॉर्ब करता है 400 कैलोरीज, अगर वो एब्जॉर्ब करता है 400 कैलोरीज, ठीक है, अगर वो एब्जॉर्ब करता है 400 कैलोरीज बिटवीन दी, और ऑपरेट हो रहा है 27 से 127 के बीच में, 27 से 127 के बीच में, तो आपको बताना है अगर वो 400 एब्जॉर्ब कर रहा है, 400 किलो कैलोरी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो कितनी टर्न आउट कर देगा, कितनी वो वेस्ट में जाने देगा, कितनी वो वेस्ट में जाने देगा, कितनी वो एनर्जी टर्न आउट कर देगा, कितनी वो वेस्ट में जाने देगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फिर हम करते हैं नहीं तो। जल्दी से बताइए, क्विक क्विक क्विक, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कितनी वो टर्न आउट कर देगा वेस्ट में, वेस्ट में। अगर वो एब्जॉर्ब करता है 400 किलो कैलोरी, 400 किलो कैलोरी, और ऑपरेट हो रहा है वो 27 से 127 डिग्री सेल्सियस के बीच में। जल्दी बताइए, कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट, जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको, जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको। अरे कोई तो कमेंट करो। 100, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आपको एब्जॉर्ब करी हुई दे दी 400 किलो कैलोरी, यानी QH की वैल्यू दे दी आपको 400 किलो कैलोरी, ठीक है। नेटवर्क टर्न्ड आउट यानी कितनी वो रिलीज कर देगा, कितनी वो रिलीज कर देगा, कितनी वो रिलीज कर देगा, यानी आपको QC निकालना है, यानी आपको QC निकालना है, और TH और TC भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। ऑपरेट किस किस के बीच में हो रहा है, 27 एंड 127 के बीच में, यानी TH आपका होगा 127 डिग्री सेल्सियस,
127 यानी 400 केल्विन, 400 केल्विन, और आपका टीसी हो जाएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये हो गया आपका 300 केल्विन, ये हो गया आपका 300 केल्विन। बस लगा लो यार, अब क्या दिक्कत है। ईटा की वैल्यू हमारी आती है QH माइनस QC बाई QH, QH माइनस QC बाई QH, और ये हो जाएगा यहाँ पे किसके इक्वल, TH माइनस TC बाई TH के। खत्म कहानी, वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, खत्म कहानी, वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, राइट, वैल्यू पुट करो, सोल्व करो। QH की वैल्यू क्या है 400, सो 400 माइनस QC डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 400 माइनस 300, सो 400 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 400। खत्म कहानी, खत्म कहानी। ये आपका 400 से 400 कट जाएगा, 400 से 400 कट जाएगा, 400 माइनस QC इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 100 के तो 300 आएगा। नहीं, रुको 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 रुको, ये नहीं करना, ये नहीं करना, रुको 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 रुको। नेटवर्क टर्न आउट बताना है आपको, नेटवर्क टर्न आउट बताना है, ठीक है। नेटवर्क टर्न आउट बताना है आपको, यानी वो कितनी वर्क कर रहा है, कितना वो वर्क कर रहा है, यानी उसका वर्क डन बताना है आपको, उसका आपको वर्क डन बताना है, ठीक है। तो वर्क डन बताना है आपको, वर्क डन बताना है, यानी माइनस W बाई QH बताना है आपको, W बताना है, वर्क डन बताना है, जो कि आपका हो जाएगा इसके TH माइनस TC ओवर TH के, TH माइनस TC ओवर TH के, आपको वर्क डन बताना है, सही है। वर्क डन बताना है आपको, वर्क डन कैलकुलेट करोगे, बस सिंपल है। अब तो माइनस W डिवाइडेड बाय 400, QH की वैल्यू 400 है, 400 किलो कैलोरी, ठीक है। इधर ये लगा लो 400 माइनस 300 और डिवाइडेड बाय TH कितना है, TH कितना है 400, 400, ठीक है। तो ये आपका यहां से निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 से 400 कट, आपका वर्क डन आ जाएगा 100। कितना वो वर्क डन करेगा, कितना वो वर्क करेगा 100। सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 100 आएगा, ठीक है, सही है। QH माइनस QC बाई QH, हाँ QH माइनस QC भी निकाल सकते हो, QH माइनस QC वर्क डन वही आ जाएगा। वर्क डन बताना था हमें QH माइनस QC, राइट, हमें वर्क डन बताना था QH माइनस QC, कितना वो काम करेगा, कितना वो टर्न आउट करता है ना, कितना वो करेगा, कितनी हीट से वो काम करेगा, राइट, कितनी हीट से वो काम करेगा। अरे माइनस W तो मैंने यही बताया था ना कल, QH माइनस QC, माइनस W तो मैंने यही बताया था, QH माइनस QC कितनी वो हीट से काम करेगा, तो आपकी वो इस तरह से काम करेगा, ठीक है। नेटवर्क टर्न आउट, ठीक है। तो बस आपको ये ऑपरेट देखना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है कि किस तरीके से होगा, तो कितनी वो हीट से काम करेगा, दैट विल बी दी 100 किलो कैलोरी, ठीक है, सही है। ओके, चलो आगे। ये बताओ, ये बताओ, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। ये बताइए, एक कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 127 एंड 127 डिग्री सेल्सियस हैज एफिशिएंसी, उसकी सिंपल एफिशिएंसी बतानी है। अब तो सिंपल है, अब तो सिंपल है, आराम से बता दोगे, जल्दी बताओ। अब तो सिंपल है, आराम से बता दोगे, जल्दी बताओ क्या होगी इसकी एफिशिएंसी, क्या होगी इसकी एफिशिएंसी, जल्दी बताओ क्या होगी इसकी एफिशिएंसी, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। 27 और 127 के बीच में ऑपरेट कर रहा है, अभी तो पीछे किया यार, अरे अभी तो पीछे किया, बताओ। परसेंटेज में बतानी है अब की बार, परसेंटेज में बतानी है, सिंपल। टेम्परेचर आपको दे रखे, TH TC आपको दे रखे, ईटा बताना है बस। TH TC आपको दे रखे हैं, आपको ईटा की वैल्यू बतानी है, ईटा की वैल्यू बतानी है, राइट। 25 25 25, फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा, राइट, बिल्कुल सही। ईटा TH माइनस TC बाई TH, TH माइनस TC ओवर TH, राइट। ऑपरेट कर लो बस उसके अंदर। 127 माइनस 27 यानी 400 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आपका आ जाएगा 100 बाय 400। उसको परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आ जाएगा 25%, 25%। फोर्थ ऑप्शन आंसर, फोर्थ ऑप्शन आंसर, राइट, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो आगे, चलो ये लास्ट क्वेश्चन बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन बताओ, फिर उसके बाद हम उस पे चलते हैं, ठीक है। फिर लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, आगे का पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन बताओ। एन ऑयल बाथ एट 27 डिग्री सेल्सियस, एक ऑयल बाथ है, एक ऑयल बाथ है 27 डिग्री सेल्सियस में, 27 डिग्री सेल्सियस में इज बीइंग सप्लाइड एट द हीट एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड की स्पीड से उसको हीट सप्लाई हो रही है। एक ऑयल बाथ को, ठीक है, वो सप्लाई कर रहा है, सप्लाइड हीट एट द रेट ऑफ, इस हीट रेट से हीट सप्लाई कर रहा है। एज्यूमिंग द प्रोसेस टू बी क्वासी स्टैटिक, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज अप्रोक्सीमेटली, आपको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी बताना है, यानी आपको DS बताना है, आपको DS बताना है। बताओ क्या होगा,
हीट किस रेट से सप्लाई हो रही है? 100 जूल पर सेकंड के रेट से, 100 जूल पर सेकंड की स्पीड से आपकी हीट सप्लाई हो रही है। टेम्परेचर भी आपको दे रखा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ मुझे डीएस क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे डीएस क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। जल्दी बताओ डीएस क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे डीएस की वैल्यू क्या होगी। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। थर्ड ऑप्शन आया, थर्ड ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों को क्या लगता है, जल्दी बताओ। 0.33, 0.33, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अरे सिंपल सी बात है, डीएस क्या होता है? dq/t, हीट सप्लाई एट द रेट, किस स्पीड से हीट सप्लाई हो रही है? ये रहा 100 जूल पर सेकेंड। 100 की स्पीड से रेट सप्लाई हो रही है, 100 की रेट से स्पीड आपकी सप्लाई हो रही है हीट 100 की स्पीड से, राइट। तो आपका ये हो जाएगा 100 जूल पर सेकेंड। देखो यूनिट साथ में लिखते चलोगे ज्यादा बढ़िया रहोगे, यूनिट साथ में लिखते चलोगे ज्यादा बढ़िया रहोगे। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, बस रख दो अब तो कहानी यार। तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। सोल्व करोगे क्या आएगा? 0.33 जूल पर केल्विन पर सेकेंड, जूल पर केल्विन पर सेकेंड, 0.33 जूल पर केल्विन पर सेकेंड। तो आपका सी ऑप्शन आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूं, उसके बाद हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूं, चलो उसके बाद हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक सेकंड दो, बस मैं सेव कर लेता हूं इसको, फिर हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, 1 सेकंड, 1 सेकंड। चलो ठीक है, शुरू करते हैं बस अब आगे। ठीक है, ठीक है, हाँ दोनों कॉन्टेस्ट के थे। ठीक है, दोनों कॉन्टेस्ट के थे, सही है, दोनों कॉन्टेस्ट के थे। हाँ अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो आपका ऊपर वाला हो जाएगा। सही है, ठीक है, ठीक है, अगर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वो हो जाएगा। सही है, चलो आगे शुरू करते हैं अब हम। ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम हमारे आगे के लेक्चर को। ठीक है, चलो चलो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 12 को। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमें पढ़ना है एंट्रोपी कैलकुलेशंस के फॉर्मूलाज। ठीक है, एंट्रोपी कैलकुलेशंस फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि थर्मो के अंदर थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस कहां से बनते हैं, तो एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो आपने 6 थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़े थे वहां से एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वहां से, और दूसरे टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं ये एंट्रोपी कैलकुलेशन से। डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूलाज है इसके अंदर, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स है इसके अंदर, कि ये मिलाया तो एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट होगा, ये किया तो कैसे कैलकुलेट होगा। मैं एक एक प्रोसेस को, एक एक चीज को आपको डिटेल में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप प्रोसेस भी समझ जाए कि अगर ये हो रहा होगा तो एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करना है, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी की सारी बातें, सारी की सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस प्रोसेस के अंदर किस टाइप से एंट्रोपी चेंज होता है। 4 से 5 इसके प्रोसेस होते हैं, जो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जिनके रिगार्डिंग अलग अलग एंट्रोपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनता है। तो उसको अच्छे से डिटेल के अंदर अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे। 2 से 3 प्रोसेस हम आज ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, इधर ध्यान से समझते रहिए। तो सबसे पहला इसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो होता है, हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल हो,
अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल हो तो एंट्रोपी कैलकुलेट कैसे होगी। इसके अंदर भी हमारे दो केस होते हैं। पहला केस होता है जब आपका फेज सेम हो और वेरिएबल्स डिफरेंट होते जाएं। फेज सेम हो, वेरिएबल्स डिफरेंट होते जाएं। फेज सेम हो लेकिन वेरिएबल्स बदलते जाएं। फेज सेम हो लेकिन वेरिएबल्स बदलते जाए, वेरिएबल्स डिफरेंट होते जाए। फेज सेम हो लेकिन वेरिएबल्स बदलते जाए, वेरिएबल्स डिफरेंट होते जाए। ऐसा कौन से केस होते हैं? ऐसे कौन से केस होते हैं जिनके अंदर हमारा फेज सेम होगा, वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे, और उन केसेस में एंट्रोपी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं लेता हूं ये कि आपका कोई ए गैस से रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल वाला एरो लगाया, लेकिन आपका फेज सेम रह रहा है, यानी गैस है तो गैस ही रह रहा है, सॉलिड है तो सॉलिड ही रह रहा है, लिक्विड है तो लिक्विड ही रह रहा है, आपका फेज सेम रह रहा है, बट लेकिन वेरिएबल्स डिफरेंट हो रहे हैं। वेरिएबल्स डिफरेंट होने से क्या मतलब है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, या टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रही है। टीपीवी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीन वेरिएबल्स यहां पर रहेंगे। ये तीन वेरिएबल्स किसी भी सिस्टम के रहेंगे जिनमें से जब ये चेंजमेंट हो रही होगी, ये प्रोसेस हो रहा होगा रिवर्सिबल प्रोसेस जिसके अंदर वेरिएबल चेंज हो रहे होंगे, तो आपका एक वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा और कोई दो वेरिएबल चेंज करेंगे। एक वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा, कोई दो वेरिएबल चेंज करेंगे, या तो प्रेशर टेम्परेचर चेंज होगा या प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा। जनरली क्वेश्चन बनता भी नहीं पर है, या तो टेम्परेचर प्रेशर चेंज पर या टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज पर, और प्रेशर वॉल्यूम चेंज वाला फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक दो फॉर्मूले अभी करा दूंगा, एक आधा आप खुद ट्राई करेंगे, उसको हम बाद में आगे डिस्कस कर लेंगे। सही है? ठीक है, तो अगर मान लो आपका सिस्टम जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस करता है, आपका सिस्टम जो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस करता है, पहले वाला रिवर्सिबल प्रोसेस करता है जिसके अंदर फेज सेम है और वेरिएबल्स डिफरेंट हो रहे हैं। गैस से गैस जा रहा है, गैस से गैस जा रहा है, कैसे? मान लो वो जा रहा है T1 P1 से T2 P2, T1 P1 से T2 P2, या दूसरा प्रोसेस वो ऐसा कर सकता है, ए गैस से ए गैस जाए, T1 V1 से T2 V2, T1 V1 से T2 V2 में जाए। सही है? T1 V1 से T2 V2 में जाए। ठीक है, तो ये कहानी कुछ हो सकती है। अगर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस का रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका चेंज हो रहा हो, फेज सेम रह रहा हो, लेकिन वेरिएबल्स अगर बदल रहे हो, तो आपका क्या होगा फॉर्मूला? आपका क्या फॉर्मूला बनेगा? ठीक है, हमने प्रोसेस लिया मान लो ये वाला, ए गैस से ए गैस, T1 V1 से T2 V2। अगर आपका फेज सेम रहता है और वेरिएबल्स चेंज होते हैं, हाँ ओनली दो ही वेरिएबल चेंज होंगे, तीनों वेरिएबल एक साथ चेंज नहीं होते। तीनों वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक साथ नहीं बदलेंगे। एक साथ अगर वो बदलेंगे तो वो इर्रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएगा। उसमें कहानी कैसे होगी वो भी बताऊंगा। अभी के लिए हम रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिसके अंदर आपके दो ही वेरिएबल चेंज होंगे, या तो प्रेशर टेम्परेचर या प्रेशर वॉल्यूम, या फिर टेम्परेचर वॉल्यूम। सही है? ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा होता है तो एंट्रोपी का चेंज का क्या फॉर्मूला आता है? याद कर लेना, डेरिवेशन भी करा दूंगा, इसकी बता दूंगा, छोटी सी डेरिवेशन है, फॉर्मूला नहीं तो काम का है, याद वही रखना है आपको, याद फॉर्मूला ही रखना है, तो वो सुन लो। क्या होता है फॉर्मूला? NCV ln T2 by T1 प्लस में NR V2 by V1। ये होता है फॉर्मूला। अगर आपका वेरिएबल चेंज हो रहे हो और फेज सेम रहे, T1 V1 से आप T2 V2 पर जाएं, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला बनता है NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। अगर आप ए गैस में ही जा रहे हैं, फेज चेंज नहीं हो रहा, गैसियस की गैसियस स्टेट में ही है, फेज चेंज नहीं हो रहा,
फेस चेंज नहीं हो रहा, आप गैसियस से गैसियस में ही है, तो डेल्टा इसका आपका मान लो ये होता है आपका T1 P1 से T2 P2, T1 P1 से T2 P2, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, T1 P1 से T2 P2 जाते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो आपका बनेगा NCP ln T2 by T1 NCP ln T2 by T1 प्लस NR ln P1 by P2। बस थोड़ा सा यही आपको ध्यान रखना है, यही आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर में तो चेंज वही होगा, CV की जगह CP आ जाएगा, और प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, इसीलिए P इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है, P इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है, P इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है, P1 V1 बराबर P2 V2 होता है आइडियल गैस के केस में, आइडियल गैस के केस में तो V2 बाई V1 क्या आएगा, P1 बाई P2 के इक्वल आएगा, V2 बाई V1 क्या आएगा, P1 बाई P2 के इक्वल आएगा, CV की जगह CP हो जाएगा, अगर वॉल्यूम की जगह प्रेशर चेंज हो रहा हो तो ये फॉर्मूला बनेगा। सर्वाइव ओनली वन वेरिएबल विल बी कांस्टेंट। अरे अगर आप किसी गैस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे और आप एक ही वेरिएबल कांस्टेंट रख पाएंगे, दो तो चेंज होंगे ही होंगे, दो तो चेंज होंगे ही होंगे, एक ही कांस्टेंट रख पाएंगे आप, एक ही कांस्टेंट रह पाएगा, ये बात तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, या तो उसका टेम्परेचर प्रेशर चेंज होगा या टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज होगा, वेरिएबल चेंज की बात कर रहे हैं, या फिर उसका प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा। अगर तीनों वेरिएबल चेंज हो जाते हैं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, है ना, फिर तो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपका तीनों वेरिएबल एक साथ चेंज हुए तो आप रिवर्सिबल प्रोसेस उसको नहीं कह सकते, तो आपकी वो स्टेट गैसियस नहीं रहेगी, फिर वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर तीनों वेरिएबल्स चेंज हुए। अगर तीनों वेरिएबल चेंज हुए तो ऐसा हो सकता है कि वो सॉलिड से लिक्विड जा रहा होगा या लिक्विड से गैस जा रहा होगा, क्योंकि जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो उसका प्रेशर भी चेंज होता है, उसका टेम्परेचर भी चेंज होता है आइस का, और उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है, राइट। तो अगर आपके तीनों वेरिएबल चेंज होंगे तो फेस भी चेंज होगा, फेस भी चेंज होगा, यानी वेरिएबल भी चेंज हो रहे हैं और फेस भी चेंज हो रहा है, तीनों चीजें चेंज हो रही है, दोनों चीजें बदल रही है, फेस भी बदल रहा है और वेरिएबल भी बदल रहे हैं, फिर वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं रहता, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। प्रोसेस है आपका रिवर्सिबल, प्रोसेस है आपका रिवर्सिबल, यानी आप यहां से यहां भी जा पा रहे हैं और आप यहां से यहां भी जा पा रहे हैं, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी कोई एक चीज कांस्टेंट रहेगी और दो वेरिएबल चेंज होंगे, दो वेरिएबल चेंज होंगे, एक वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा, वो तभी संभव है। रिवर्सिबल प्रोसेस तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो इरिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएगा। जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं या सॉलिड से गैस में जाते हैं या आइस को मेल्ट करते हैं। होपफुली उम्मीद करता हूं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये दो फॉर्मूले आपके बनते हैं, ये दो फॉर्मूले आपके बनते हैं। अगर टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज हो तो NCV/ln T2 by T1 प्लस NR/ln V2 by V1। अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो तो NCP/ln T2 by T1 प्लस NR/ln P1 by P2, NR/ln P1 by P2। सही है, समझ में आ गई। इनकी डेरिवेशन कराऊं, इनकी डेरिवेशन कराऊं, क्या मैं इनकी डेरिवेशन कराऊं या चलेगा, बताओ। एक डेरिवेशन करा दूंगा, एक आप खुद करेंगे, बताओ क्या इसकी फॉर्मूला कैसे आया, कराऊं या याद कर लोगे। अंत में काम तो तुम्हें याद ही करना है, मैं नोट्स में डेरिवेशन पकड़ा दूंगा, ठीक है। अगर कहते हो डेरिवेशन नहीं कराना तो मैं नोट्स के अंदर डेरिवेशन प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से देख लेना, नहीं तो आपको अंत में तो फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन कोई काम की नहीं आपके लिए याद रखने की, है ना, ठीक है। तो फॉर्मूले बनते हैं ये NCV/ln T2 by T1 प्लस NR/ln V2 by V1, और वहां पर V2 by V1 को हम P1 by P2 लिखेंगे, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, तो NCP हो जाएगा। अगर हमारा प्रेशर आ रहा है वॉल्यूम की जगह प्रेशर आ रहा है, तो CV की जगह CP हो जाएगा, CV की जगह CP हो जाएगा, ठीक है। और V2 by V1 P1 by P2 हो जाएगा, V2 by V1 P1 by P2 हो जाएगा। एक करवा दूं, चलो थोड़ी सी उसको मैं ब्रीफ में बताता चलता हूं, बाकी आप समझ जाओगे, ठीक है। ब्रीफ में उसका मैं आइडिया दे देता हूं, फटाफट समझ जाओगे आप। हमें पता है एंट्रोपी हमारी, अगर मान लो मैं कहता हूं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है, मान लो एंट्रोपी टेम्परेचर और, ठीक है। चलो ब्रीफ में सुन लो डेरिवेशन, कोई बात नहीं, कोई बच्चे कह रहे हैं कि हमें चाहिए, कोई कह रहा नहीं चाहिए, ब्रीफ में सुन लो, फटाफट बता देता हूं, बाकी आप खुद कर लोगे, और नहीं तो मैं आपको नोट्स की PDF जब दूंगा तो उसके अंदर मैं दे दूंगा डेरिवेशन, मैंने लिख रखी है तो आपको मिल जाएगी, सही है, ठीक है।
मान लो एंट्रोपी आपकी टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है, प्रेशर का फंक्शन नहीं है, तो ds आपका क्या लिखा जाएगा, ds आपका क्या लिखा जाएगा, ds by dt एट कांस्टेंट v dt प्लस ds by dv एट कांस्टेंट t dv। क्या करो पूरी इक्वेशन को टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दो, TdS इज इक्वल्स टू में T ds by dt एट कांस्टेंट v dt प्लस T ds by dv एट कांस्टेंट t dv। ठीक है। अब इस TdS को मैं dq लिख सकता हूं, इस TdS को dq लिख देंगे तो TdS इज इक्वल्स टू में dq, ये हो जाएगा आपका dq by dt एट कांस्टेंट v, dt इस टेम्परेचर को एज इट इज रहने देते हैं, ds by dv एट कांस्टेंट t, मैक्सवेल स्क्वायर से निकालोगे तो ये आपका आता है, dp by dt एट कांस्टेंट v dv ये आता है। उसके बाद कुछ कहानी नहीं, dq by dt एट कांस्टेंट v क्या हो जाता है, cv, dq by dt एट कांस्टेंट v क्या हो जाता है, cv, वो cv हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, TdS आपका क्या बन जाएगा, TdS आपका बन जाएगा cv dt प्लस में वो क्या था, T इंटू में dp by dt एट कांस्टेंट v। आइडियल गैस सिस्टम हम मान के चलेंगे, आइडियल गैस है तो dp by dt एट कांस्टेंट v की वैल्यू क्या होगी, आइडियल गैस के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, देख लेना T और वो होती है r by v dv। ठीक है, आइडियल गैस के लिए dp by dt एट कांस्टेंट v की वैल्यू डायरेक्ट बता रहा हूं। सिस्टम को हम मान के चल रहे हैं, हमारा जो चेंज हो रहा है, जो हमारा सिस्टम मान के चल रहे हैं, वो जो चेंज हो रहा है वो हमारी आइडियल गैस है। सिस्टम जो मान के चल रहे हैं, जो हमारा चेंज हो रहा है वो हमारी आइडियल गैस है, तो आपका आइडियल गैस के लिए आप PV is equals to RT, तो P की वैल्यू क्या आएगी, RT by V, सो dp by dt की वैल्यू क्या आएगी, R by V, dp by dt की वैल्यू क्या आएगी, R by V, तो dp by dt की जगह मैं रख दूंगा R by V। अब क्या करो, टेम्परेचर से वापस डिवाइड कर दो, करोगे तो ds cv dt by t हो जाएगा, प्लस में टेम्परेचर से टेम्परेचर कट जाएगा, R dv by v। अब कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो वो आ जाएगा, सही है। ठीक है, तो ये छोटा सा डेरिवेशन ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन कोई काम की भी नहीं थी। ठीक है, अंत में तो आप वही याद रखोगे, तो ऐसे हो जाएगी। दूसरी डेरिवेशन टेम्परेचर प्रेशर वाली खुद कर लेना। ठीक है, ऐसे ही आप प्रेशर वॉल्यूम वाला भी कर सकते हो, प्रेशर वॉल्यूम वाला रिलेशन खुद निकालोगे। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वाला रिलेशन आप खुद निकालेंगे, कोई डाउट आता है तो कल मुझसे पूछ लेना। प्रेशर वॉल्यूम वाला रिलेशन आप खुद निकालेंगे, सही है। तो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के केस में एक केस आपका खत्म होता है। ठीक है, एक केस आपका खत्म होता है, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के केस में एक केस आपका खत्म होता है। हम बात कर लेते हैं दूसरे केस की, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन का ही दूसरा केस, रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी कह लीजिए, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा केस। अब इसके अंदर मान लो मैं कहता हूं कि आपके वेरिएबल सेम रहेंगे, लेकिन आपका फेस चेंज होगा, फेस डिफरेंट होगा। वेरिएबल सेम रहेंगे लेकिन फेस डिफरेंट होगा। If I take a solid and temperature increases to T1 to T2, then why a solid does not convert to gas? आ जाइए, एग्जांपल देता हूं। आप ले रहे हो पानी सॉलिड -10 डिग्री सेल्सियस से आपने उसका टेम्परेचर किया -5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज हुआ T1 से T2, क्या उसका सॉलिड से सॉलिड चेंज होगा? क्या वो लिक्विड में चेंज होगा? बताइए जरा मुझे, क्या उसका टेम्परेचर तो चेंज हो गया, क्या उसका फेस चेंज होगा? -10 से -5 लेके जाएंगे। ऐसे ही अगर आप पानी को 10 से 50 डिग्री सेल्सियस पर ले जाओ,
लिक्विड को 10 से 50 पे ले जाओ, टेम्परेचर चेंज हुआ लेकिन फेस चेंज नहीं होगा। वो प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस हमारा वैसा रहेगा जिसके अंदर आपका फेस चेंज नहीं होगा लेकिन वेरिएबल्स चेंज होंगे। सर अगर कोई क्वेश्चन चेक करना हो तो कैसे करेंगे? आपको वो क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि टेम्परेचर इतना इतना चेंज हो रहा है, वॉल्यूम आपका इतना इतना चेंज हो रहा है, कैलकुलेट करो। आपको क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि आइडियल गैस का सिस्टम है, उसका टेम्परेचर इतनी यहां से यहां चेंज हो रहा है, वॉल्यूम यहां से यहां चेंज हो रहा है, या प्रेशर यहां से यहां चेंज हो रहा है, एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, डाउट क्लियर? डाउट क्लियर ज्योति? डाउट क्लियर? अच्छा अच्छा, मुझसे चेक करना है, मुझसे चेक करना है तो आप मेल आईडी पर मेल कर दीजिएगा, मेल आईडी पर मेल कर दीजिएगा जो हमारी ऑफिशियल मेल है। ठीक है, पिक भी सेंड हो जाएगी उसके ऊपर, मेल आईडी पर पिक भी सेंड कर दीजिएगा। मेल आईडी चलो मैं ऑफिशियल बताता हूं, ऑफिशियल मेल बताता हूं। ऑफिशियल मेल है मेरी sayyam@ifsonline.com। ठीक है, SAINYM@ifsonline.com, इस पर आप मुझे मेल कर दीजिएगा अगर आपको किसी को कोई डाउट हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो इस पर मेल कर देना। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया होगा? डाउट क्लियर हो गया होगा? चलो, डाउट क्लियर हो गया होगा? ठीक है, चलो इधर देखो, सही है। अब अगर आपका वेरिएबल सेम हो लेकिन फेस चेंज हो रहा हो, वेरिएबल सेम हो लेकिन फेस चेंज हो रहा हो, लाइक दैट हम आ गए ए सॉलिड से मान लो ए लिक्विड में आ रही है। और ये बात मैंने आपको बताई थी, पहले ही बताई थी, ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब आपका फेज ट्रांजिशन हो रहा होता है, तो वहां पर टेम्परेचर चेंज या प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं होते, सिर्फ ट्रांजिशन होता है, वेरिएबल चेंज फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान नहीं होते। ये बात याद रखना, क्योंकि पानी आपका कितने पर बॉईल हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने प्रेशर पे बॉईल हो रहा है? 180 एम पे, राइट? उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज नहीं होते। सही है, उसका वॉल्यूम बाद में चेंज होगा जब काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चला जाता है। लेकिन आप अगर एक पर्टिकुलर स्टेज पर बात करोगे, जब वो ट्रांजिशन एक पर्टिकुलर टाइम पर आप बात करोगे, 1 सेकंड के लिए देखोगे, तो 1 सेकंड के दौरान आपको ना तो उसका वाटर बॉइलिंग के दौरान ना तो आपको उसका प्रेशर चेंज होता हुआ मिलेगा, ना उसका वॉल्यूम चेंज होता हुआ मिलेगा, ना ही उसका टेम्परेचर चेंज होता हुआ मिलेगा, राइट? तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर ही देखते हो आप फेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके वेरिएबल्स बिल्कुल चेंज नहीं होते, सिर्फ वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है। ए सॉलिड से लिक्विड जा रहा होगा, टेम्परेचर प्रेशर टीपी ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो उतने का उतना ही रहेगा। तो आपका एंट्रोपी कैलकुलेशन क्या होगा? तो आपका डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होगा? तो आपका डेल्टा एस का फॉर्मूला होगा, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, तो डेल्टा एच मेल्टिंग डिवाइडेड बाई टी टेम्परेचर जिस पर मेल्टिंग हो रही है, ऐसे ही आप बात करोगे। अगर ए सॉलिड से आप ए गैस पर आ गए, तो इसका डेल्टा एस क्या होगा? सॉलिड से गैस जा रहे हैं, सब्लिमेशन का प्रोसेस, सो डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइडेड बाई टी, ये सिंपल से फॉर्मूले हैं। अगर आप ए लिक्विड से गैस का फेज ट्रांजिशन करोगे, लिक्विड से गैस का ट्रांजिशन करोगे, तो वेपराइजेशन हो रही है, वेपराइजेशन का प्रोसेस, तो डेल्टा एस आपका क्या होगा? तो डेल्टा एस आपका होगा डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई टी। तो आपका डेल्टा एस क्या होगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई टी। सही है, ये सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी को समझ में आता होगा, इसके अंदर तो कोई लफड़ा नहीं है, ये सभी को समझ में आ रहा होगा। सही है, ठीक है, ये सभी को समझ में आ रहा होगा, इसके अंदर तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, राइट? आगे चलूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, ऑल क्लियर? चलो आगे चले, चलो इधर देखो, ठीक है, इधर देखो।
अब बात कर लेते हैं इसके अंदर एक थर्ड केस और पढ़ा देता हूं मैं आपको। रिवर्सिबल रिवर्सिबल के दोनों केस हो गए, रिवर्सिबल रिवर्सिबल के दोनों केस हो गए। अब बात करते हैं इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन की। अब हम बात करते हैं इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन की थर्ड केस फॉर द एंट्रोपी कैलकुलेशन। irreversible transformation third case for the entropy calculation। irreversible transformation अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप चले गए H2O सॉलिड -10 डिग्री सेल्सियस से अब की बार है इररिवर्सिबल का प्रोसेस, तो इररिवर्सिबल वाला साइन लगाऊंगा। सर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कॉन्टेस्ट में मिल जाएंगे, तो कॉन्टेस्ट दीजिए, कल उसको हम डिस्कस कर लेंगे। सही है, कॉन्टेस्ट में मिल जाएंगे, कॉन्टेस्ट दीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अदरवाइज नहीं तो दुनिया भर के असाइनमेंट वगैरह आपको अवेलेबल मिलेंगे, तो आप वहां जा सकते हैं, ठीक है। दुनिया भर के असाइनमेंट वगैरह आपको वहां मिलेंगे, तो आप उनमें प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आप H2O सॉलिड से H2O लिक्विड पर आ गए 110 डिग्री सेल्सियस पे, 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो देखो टेम्परेचर भी बदल गया और सॉलिड से लिक्विड पर भी आ गए। इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर आपका फेज भी चेंज हो गया, और आपके वेरिएबल्स भी चेंज हो गए। इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर आपका फेज भी चेंज हो गया और आपके वेरिएबल्स भी चेंज हो गए, राइट। इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर आपका फेज भी चेंज हो गया, वेरिएबल भी चेंज हो गए। अब इस टाइप के केसेस के अंदर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस टाइप के केसेस के अंदर आप एंट्रोपी कैलकुलेट कैसे करेंगे? डाउट ये आता है कि इस टाइप के केसेस के अंदर हम एंट्रोपी कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के केसेस के अंदर क्या करेंगे? अब हमें पता है एंट्रोपी क्या होती है, स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होती है, लेकिन यहां पर तो आपका क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड पर ही आ गए। एक तरीके का उसका पाथ ही बदल गया, चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड पर आ गए। टेम्परेचर प्रेशर तो बदल ही रहे हैं, एक तरीके का उसका पाथ ही बदल गया, सॉलिड से लिक्विड पर आ गए, रास्ता ही चेंज हो गया। लेकिन आपका तो एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होती है, वो पाथ पर तो डिपेंड ही नहीं करती, वो पाथ फंक्शन पे तो डिपेंड ही नहीं करती। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, सॉलिड से लिक्विड हुआ एकदम और वेरिएबल भी चेंज हो गए, इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हमें जनरली पता है कैसा होते हैं, पाथ फंक्शन, लेकिन एंट्रोपी तो स्टेट फंक्शन है, तो पाथ पे तो वो डिपेंड नहीं करती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्सिबल स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उन रिवर्सिबल स्टेप्स के जब हम एंट्रोपी लिखेंगे, एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, तो उन सब का सम इस पूरे प्रोसेस का, इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन की टोटल एंट्रोपी दे देगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ये इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम इस इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तोड़ देंगे, उसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, उसके अंदर स्प्लिट कर देंगे, और फिर उनकी जो एंट्रोपी आ रही होगी रिवर्सिबल स्टेप्स की, पर्टिकुलर रिवर्सिबल स्टेप्स की जो एंट्रोपी आ रही होगी, उस एंट्रोपी के रिगार्डिंग इसकी एंट्रोपी बन जाएगी, और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो टोटल फिर इस इररिवर्सिबल स्टेप की एंट्रोपी आएगी। बोलो बात समझ में आई? चालू करें। इस इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन को, इस पूरे को हम रिवर्सिबल स्टेप्स के अंदर तोड़ेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे। इसको पूरे को हम 4 से 5 जितने भी हमारे रिवर्सिबल स्टेप्स बनेंगे उसके अंदर तोड़ेंगे, और रिवर्सिबल स्टेप्स आपको पता है रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स में तोड़ेंगे, यानी एक बार हम फेस चेंज करेंगे तो एक बार हम वेरिएबल चेंज करेंगे, दोनों को एक साथ में नहीं चेंज करेंगे। इस तरीके से हम उनको रिवर्सिबल स्टेप्स के अंदर तोड़ेंगे, और फिर जो एंट्रोपी कैलकुलेट आ रही होगी वो हमारी आ जाएगी। देखो दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनिए। ये कैसा है? इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी ये कैसा है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है। इररिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी ये पाथ डिपेंडेंट है, राइट। पाथ डिपेंडेंट है क्यों? क्योंकि एक तो स्टेप ने आपका क्या किया, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो आपका प्रोसेस हुआ, उसने रास्ता ही बदल दिया, वो सॉलिड से लिक्विड पर आ गया, रास्ता ही बदल गया उसका।
टेम्परेचर तो बदला ही बदला, एक चीज तो चेंज हो ही रही थी, लेकिन उसने तो रास्ता ही बदल लिया, पाथ पर डिपेंड हो गया। और एंट्रोपी हमारी क्या होती है? स्टेट फंक्शन। तो उसके लिए तो हमें पाथ फंक्शन से हम जा ही नहीं सकते, है ना? पाथ फंक्शन पे जा ही नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्सिबल स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उन रिवर्सिबल स्टेप्स की, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन में तो एंट्रोपी कैलकुलेशन हमने सीख लिया, वहां पे तो हमने सीख लिया एंट्रोपी कैलकुलेशन, है ना? रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तो एंट्रोपी कैलकुलेशन हमने सीख लिया। तो इस इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन को हम रिवर्सिबल स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका एंट्रोपी कैलकुलेट निकालेंगे। मीन सर जैसे आपने बताया था, अगर दो वेरिएबल इंटेंसिव प्रॉपर्टी शो करेंगे सो फिर ओवरऑल एक्सटेंसिव शो होगा लाइक डेंसिटी। हाँ बिल्कुल, वही कहानी है, राइट? वही कहानी है यहाँ पर, सही है। तो अभी आप देखोगे आगे, अभी कि कैसे मैं इस इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्सिबल कई सारे स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा। कई सारे स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करते हुए हम इसको यहां से इस ए पोजीशन से इस बी पोजीशन पर ले जाएंगे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, वो वही की वही रहेगी। इनिशियल और फाइनल पोजीशन चेंज नहीं होगी और आपका वो फेज ट्रांजिशन हो जाएगा, आपकी एंट्रोपी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, चलो तो देखते हैं इधर, देखते हैं हमने क्या किया। हम चले H2O सॉलिड को लेकर H2O गैस में कन्वर्ट करने, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 पर। ठीक है, तो इसको हम रिवर्सिबल स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इस इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन को हम रिवर्सिबल स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिवर्सिबल स्टेप में करेंगे, यानी या तो वेरिएबल चेंज करेंगे या फिर फेज चेंज करेंगे। दोनों एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग ही करेंगे। वेरिएबल चेंज करेंगे तो फेज को सेम रखेंगे, अगर फेज को चेंज करेंगे तो वेरिएबल्स को सेम रखेंगे। सही है, ठीक है। अगर फेज को चेंज करें तो वेरिएबल सेम, और अगर वेरिएबल्स को चेंज कर रहे हैं तो फेज को सेम रखेंगे। रिवर्सिबल स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहला स्टेप हम H2O सॉलिड को H2O सॉलिड में ही रखेंगे, और इसको -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जब वो आएगा तभी उसका सॉलिड से लिक्विड में ट्रांजिशन हो पाएगा, तभी उसका सॉलिड से लिक्विड के अंदर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। सॉलिड से लिक्विड में तभी हो पाएगा। तो उसको हम -10 से 0 पर लेकर आएंगे, तो -10 से 0 पर लाएंगे तो इस केस में डेल्टा S1 क्या हो रहा है आपका? फेज तो सेम रह रहा है, सॉलिड से सॉलिड फेज तो सेम रह रहा है, तो लेकिन वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। मान लो 1 मोल लिया है हमने, तो n की वैल्यू 1, CpLN T2/T1 होता है। यही मैंने आपको बताया था, CpLN T2/T1 होता है। और प्रेशर यहां पर मैं मान रहा हूं कि प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर कांस्टेंट है। जब हम -10 से 0 पर लेकर जा रहे हैं तो एज्यूम कर चल रहे हैं हम कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो आपका क्या आएगा? वो सिर्फ NCpLN T2/T1। तो रिवर्सिबल वाला कौन सा फॉर्मूला आएगा? सिर्फ NCpLN T2/T1 वाला आएगा, NCpLN T2/T1 वाला आएगा, राइट? NCpLN T2/T1 वाला आएगा। प्रेशर को चेंज हम नहीं कर रहे, हम इस फॉर्मूले को लेकर चल लेंगे, NCpLN T2/T1। तो टेम्परेचर क्या है? T2 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273, और -10 डिग्री सेल्सियस यानी 263। पहला स्टेप समझ में आया? बताओ, पहला स्टेप समझ में आया? इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करते हुए हम रिवर्सिबल स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और इसको H2O सॉलिड -10 से लेकर H2O गैस 110 तक लेकर जाएंगे, लेकिन रिवर्सिबल स्टेप्स में लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पाथ फंक्शन इसका डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको हमें रिवर्सिबल स्टेप्स के अंदर लेकर जाना होगा। तो हम इस तरीके से इसको रिवर्सिबल स्टेप्स में लेकर जाएंगे। तो पहला स्टेप ऐसे होगा, पहली एंट्रोपी आएगी। अब हम कहां पहुंच गए? हाँ, नेट वाले भी देख सकते हैं, नेट वालों के लिए भी है, मैंने पूरा का पूरा जैसे टाइटल में डाल रखा है, DU BHU CSIR नेट गेट, कोई भी हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सब में क्वेश्चन आ सकता है।
कहीं पर भी किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम पहुंच गए H2O सॉलिड 100 डिग्री सेल्सियस पे, हम पहुंच गए H2O सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब करेंगे हम फेज ट्रांजिशन इसका, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद तो वो फेज ट्रांजिशन ही करेगा, तो आ जाएगा H2O लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस में। वेरिएबल चेंज नहीं हो रहे, लेकिन फेज चेंज हो रहा है, तो डेल्टा S2 आपका क्या होगा, डेल्टा H मेल्टिंग डिवाइडेड बाई T, ठीक है, डेल्टा H मेल्टिंग डिवाइडेड बाई T। इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन को हम एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन एक तरीके का पाथ फंक्शन हो जाता है, पर एंट्रोपी तो स्टेट फंक्शन है, तो उसको हम रिवर्सिबल स्टेप्स में कन्वर्ट करते हुए उसका एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। हम चलेंगे ये प्रोसेस में, लेकिन इसको रिवर्सिबल स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करते हुए, यानी या तो हम फेस चेंज करेंगे, वेरिएबल सेम रखेंगे, या फिर हम वेरिएबल चेंज करेंगे, फेस सेम रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस आपका क्या होगा, हम आ गए H2O लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पे, H2O लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस से, और यहां से हम आ जाएंगे H2O लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि हमें तो क्या करना है, गैस पर जाना है, हमें तो गैस पे जाना है, तो पहले लिक्विड पर भी आना पड़ेगा, लिक्विड से गैस में आना पड़ेगा, तो इस तरीके से आ जाएंगे। तो यहां पर डेल्टा S3 क्या हो जाएगा, CpLN ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस 373 डिवाइडेड बाई 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। ये हो जाएगा आपका थर्ड प्रोसेस डेल्टा S3, ये हो जाएगा थर्ड प्रोसेस डेल्टा S3। बोलो यहां तक क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, आगे चलता हूं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलूं। हाँ पूरी कराएंगे, ठीक है, पूरी कराएंगे थर्मोडायनामिक्स। 12 लेक्चर हो चुके हैं, 15 के अंदर पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। नो डाउट। ठीक है, तो थर्ड प्रोसेस में आ गए हम, कहां पर आ गए, H2O लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे हम आ गए H2O लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे फेज ट्रांजिशन होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे फेज ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो यानी ये चला जाएगा H2O गैस के अंदर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्या हो गई आपकी वेपराइजेशन। तो डेल्टा S4 आपका क्या होगा, फेज ट्रांजिशन का प्रोसेस है, वेरिएबल तो सेम के सेम है, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई T, डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई T, इसको हम कह देंगे फोर्थ, और फिफ्थ प्रोसेस में हम आ जाएंगे हमारी फाइनल स्टेज पे, यानी H2O गैस 100 डिग्री सेल्सियस से H2O गैस 110 डिग्री सेल्सियस पर। यही तो जाना था, H2O गैस 110 डिग्री सेल्सियस पर, यही तो जाना था। आगे यही तो जाना था। रिवर्सिबल स्टेप में कन्वर्ट करते हुए, रिवर्सिबल स्टेप के अंदर कन्वर्ट करते हुए हम आ गए हमारी फाइनल स्टेज पर, सो डेल्टा S5 क्या हो जाएगा, डेल्टा S5 हो जाएगा आपका CpLN, ये हो जाएगा 383 डिवाइडेड बाई 373। तो आपका जो नेट एंट्रोपी बनेगा इस प्रोसेस के लिए H2O सॉलिड से -10 डिग्री सेल्सियस से H2O गैस 110 डिग्री सेल्सियस, इसकी आपकी नेट टोटल एंट्रोपी बन जाएगी डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5। इस तरीके से हम किसी भी इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं। पढ़ाई कर लीजिए, कौन कहां से है उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो फालतू की बातें ना करें और पढ़ाई की बात कर ले। यहां पर कोई डाउट हो तो पूछ ले।
ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ ले, फालतू की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, जल्दी से बताओ मुझे। इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है सर, व्हेन आई विल चेंज द फेज ट्रांजिशन देन टीपी एंड द वॉल्यूम विल बी डिफरेंट। मैंने आपको यही बात बताई थी, जब फेज ट्रांजिशन हो रहा होता है तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज नहीं होते। अगर आप एक पर्टिकुलर 1, 2, 4, 5 सेकंड के लिए देखोगे तो आपको कुछ चेंज नहीं मिलता। टेम्परेचर में बिल्कुल चेंज नहीं होता। प्रेशर भी आपका, जब आप बॉईल कर रहे हो वाटर को, तो हम सबको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब आपका इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, यही होता है बॉइलिंग पॉइंट। जब आपका इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, यानी वो 1 atm के इक्वल हो जाए। एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है एटमॉस्फेयर में? 1 atm, तो आपका प्रेशर सेम हो गया। और बॉइलिंग किस पे होती है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। तो अगर आप 1, 2, 4, 5 सेकंड के लिए देखोगे तो वॉल्यूम भी आपका उतनी देर में चेंज नहीं होता। तो आपका फेज ट्रांजिशन के दौरान टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों कांस्टेंट रहते हैं, तीनों कांस्टेंट रहते हैं। इसलिए मैंने यहां पर टेम्परेचर, प्रेशर, जब भी फेज ट्रांजिशन लिखा तो टेम्परेचर, प्रेशर मैंने कांस्टेंट बताया। सही है? कोई डाउट हो किसी को तो और फिर से पूछ लो, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, नहीं तो आगे चले। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चले। ठीक है, तो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर। इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन को हम रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करके तब उसकी एंट्रोपी कैलकुलेट कर पाएंगे, तब उसका डेल्टा एस हम कैलकुलेट कर पाएंगे। बोलो बताओ, ठीक है? क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? नो डाउट। ओके, गुड 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 गुड। ठीक है, अब इधर देखो, तो इधर देखो, तो इधर देखो, तो इधर देखो, इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं, इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। H2O सॉलिड -10 डिग्री सेल्सियस से हम कहां गए? H2O गैस के अंदर, H2O गैस के अंदर 110 डिग्री सेल्सियस। इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं, इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। या ले लो एंट्रोपी, या ले लो टेम्परेचर। तो पहला स्टेप आपका क्या था? H2O सॉलिड था -10 पे, या ले लो, मान लो -10 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, या मान लो 0 है, या मान लो 100 है, और यहां मान लो 110 है। ठीक है, तो पहले स्टेप पे आपके क्या थे? मान लो एंट्रोपी आपकी यहां कहीं थी, मान लो आपकी एंट्रोपी यहां कहीं थी, -10 डिग्री सेल्सियस पे थी। तो हमने क्या किया था? -10 से कहां गए थे? 0 पर। -10 से हम कहां गए थे? 0 पर। तो मान लो कुछ ऐसा होगा एंट्रोपी में चेंज, है ना? कुछ ऐसा हुआ होगा एंट्रोपी के अंदर चेंज। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने क्या किया था? 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने क्या किया था? फेज ट्रांजिशन करी थी। सॉलिड से लिक्विड में गए थे, लेकिन फेज ट्रांजिशन के दौरान टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। तो सेकंड प्रोसेस कुछ ऐसा हो जाएगा, ये S1 हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा, ये डेल्टा S1 हो जाएगा, ये डेल्टा S2 हो जाएगा, राइट? उसके बाद हम क्या किया था? 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में आ गए थे, फिर हम उसका टेम्परेचर लेकर गए थे 100 डिग्री सेल्सियस तक, फिर उसका टेम्परेचर हम लेकर गए थे 100 डिग्री सेल्सियस तक। ये हो जाएगा आपका डेल्टा S3। तो थोड़ा सा एंट्रोपी में चेंज होगा। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने क्या किया? H2O लिक्विड को, H2O लिक्विड होगा यहाँ पे, H2O लिक्विड होगा यहाँ पे होगा आपका H2O सॉलिड, यहाँ पे होगा आपका H2O सॉलिड, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है, यहाँ फेज ट्रांजिशन हो रही है। फिर हमारा क्या होगा? लिक्विड से हम जाएंगे गैस में, 100 डिग्री सेल्सियस गैस में, ये हो जाएगा आपका डेल्टा S4। जब हमारा उसका फेज ट्रांजिशन हो रहा है, जब हमारा उसका लिक्विड से गैस फेज ट्रांजिशन हो रहा है, उसके बाद हम उसको 110 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे, 110 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे। ठीक है, तो 110 पे ले जाएंगे, ये आपका हो जाएगा डेल्टा S5। यहां पर आपका होगा वो H2O गैस के अंदर। तो इस तरीके का उसका ग्राफ बन सकता है, इस तरीके का ग्राफ बन सकता है। बोलो क्लियर है? ग्राफ सभी को क्लियर? इस तरीके का ग्राफ बन सकता है आपका इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन का, स्टेयर लाइक ग्राफ बन सकता है। सीडी की तरह हो गया, ये सीडी की तरह हो गया, स्टेयर लाइक ग्राफ, सीडी की तरह हो गया, ये
तो स्टेयर लाइक ग्राफ बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेट के एस्पायरेंट है, गेट के एस्पायरेंट है, जैम के एस्पायरेंट है, किसी के लिए भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ समझ में आया? ये ग्राफ बता दो, ये ग्राफ देखो, पहला प्रोसेस क्या था हमारा? पहला प्रोसेस क्या था? H2O सॉलिड से H2O सॉलिड जा रहे हैं, -10 से 0, -10 से 0, तो -10 से हम आ गए टेम्परेचर के अंदर 0 पर। एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे एंट्रोपी बढ़ेगी, रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस ज्यादा आएगी, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस ज्यादा आएगी, तो ये होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्या हो रहा था फिर हमारा? फेज ट्रांजिशन। सॉलिड से लिक्विड जा रहे थे, सॉलिड से लिक्विड जा रहे थे, और सॉलिड से अगर लिक्विड जाएंगे तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी, तो एंट्रोपी एकदम ज्यादा बढ़ेगी, तो एंट्रोपी एकदम ज्यादा बढ़ेगी, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, एंट्रोपी एकदम ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये फेज ट्रांजिशन हो जाएगा डेल्टा S2। फिर ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस से 100 पे जाएंगे, डेल्टा S3। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे वापस फेज ट्रांजिशन, लिक्विड से गैस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वापस से फेज ट्रांजिशन, लिक्विड से गैस, तो डेल्टा S4, फिर आगे आपका डेल्टा S5। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर सभी को? बोलो क्लियर सभी को? आगे चले, आगे चले, आगे चले, बोलो क्लियर सभी को? बोलो क्लियर सभी को? आगे चले, बताओ मुझे, बताओ मुझे, क्लियर सभी को? आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो इधर देखो, छोटी सी चीज है और फटाफट बताता जाता हूं, फटाफट बताता जाता हूं, 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर लेक्चर को ओवर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं आपको, आइडिया देता हूं मैं आपको क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं आपको क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का। ठीक है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आइडिया देता चलता हूं। इसको और जितना काम इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वही वही पढ़ेंगे, बस जितना काम इसका यहाँ इंपॉर्टेंट है वही वही पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, जितना काम इसका इंपॉर्टेंट है वही वही यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये आपकी होती है, ये आपकी एप्लीकेबल होती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, एक बात याद रखना, एप्लीकेबल होती है ये सिर्फ और सिर्फ क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन एप्लीकेबल होती है सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल के लिए लागू नहीं होती, इरिवर्सिबल के लिए लागू नहीं होती। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ज्योति। ठीक है, इरिवर्सिबल के लिए लागू नहीं होती, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लागू होती है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लागू होती है, सेकंड लॉ पर बेस है। ठीक है, बेस्ड ऑन द सेकंड लॉ, सेकंड लॉ पर बेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लागू होती है। क्या कहता है, क्या कहता है? the effect of change in pressure, the effect of change in pressure with respect to temperature for a reversible phase transition. ठीक है, the effect of change in pressure, the effect of change in pressure with respect to temperature for a reversible phase transition, reversible phase transition करने के लिए, reversible phase transition जब हम कर रहे हो, मान लो मैं कर रहा हूं H2O सॉलिड से H2O गैस, H2O सॉलिड से H2O गैस, अगर मान लो मैं फेज ट्रांजिशन कर रहा हूं और उस फेज ट्रांजिशन के दौरान मैं ऐसी कंडीशंस ले आऊं कि मैं टेम्परेचर चेंज करूं, और अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो प्रेशर भी चेंज होगा। ड्यूरिंग द रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन, अगर मैं फेज ट्रांजिशन कर रहा हूं और उस दौरान वैसे तो मुझे पता है कि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वैसे तो हमें पता है कि फेज ट्रांजिशन के दौरान टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अगर मैं छेड़खानी करूं और टेम्परेचर को चेंज करूं, अगर मैं इस फेज ट्रांजिशन के दौरान टेम्परेचर को चेंज करूं, तो नेचुरल सी बात है, मुझे पता है अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो आपका प्रेशर भी चेंज होगा। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन was studied by the Clausius and the Clapeyron, and the equation they have given is known as the Clausius-Clapeyron equation, and the equation they have given regarding this is known as the Clausius-Clapeyron equation। बोलो बात समझ में आ रही है? Clausius-Clapeyron equation के अंदर क्या होता है समझ में आया? फेज ट्रांजिशन के दौरान
प्रेशर के चेंज करते हुए, टेम्परेचर को चेंज करते हुए, टेम्परेचर को चेंज करते हुए प्रेशर में क्या चेंज होगा वो स्टडी किया क्लॉसियस और क्लेपिरॉन ने, और उसके रिगार्डिंग जो उन्होंने इक्वेशन दे दी उसको हम कहते हैं क्लॉसियस क्लेपिरॉन इक्वेशन। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लॉसियस क्लेपिरॉन ने किया क्या, उन्होंने क्या प्रोसेस किया, किस प्रोसेस के रिगार्डिंग उन्होंने इक्वेशन दी, ये बात समझ में आई? फेज ट्रांजिशन के दौरान उन्होंने टेम्परेचर चेंज किया। फेज ट्रांजिशन तो हो ही रहा था, उन्होंने करते हुए जब फेज ट्रांजिशन चल रहा था, प्रोसेस चल रहा था, प्रोसेस गोइंग ऑन था, तब उन्होंने टेम्परेचर चेंज किया उस प्रोसेस का, और फिर साथ में प्रेशर चेंज हुआ। तो उनमें क्या चेंज हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, वो स्टडी किया क्लॉसियस क्लेपिरॉन ने, और उनके रिगार्डिंग उन्होंने जो इक्वेशन दी उसको हम कहते हैं क्लॉसियस क्लेपिरॉन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें पढ़नी है। तो दुनिया को इक्वेशन तो याद होती है, वो क्यों होती है, किस लिए होती है, कहां से कोई क्यों इक्वेशन वो आई, वो बताया मैंने आपको यहां पर, क्लॉसियस क्लेपिरॉन ने क्यों वो इक्वेशन दी। ठीक है, तो dp बाई dt वहां पर स्टडी किया जाता है, dp बाई dt वहां पर स्टडी किया जाता है, dp बाई dt वहां पर स्टडी किया जाता है, और कहा जाता है कि dp बाई dt हमें पता है, dp बाई dt अगर आप मैक्सवेल स्क्वायर से जाते हो तो ये हमारा किसके इक्वल आता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा वी। अगर मैक्सवेल स्क्वायर से जाते हो पीटी एसवी के इक्वल आता है, पीटी एसवी के इक्वल आता है, तो डीपी बाई डी टी को मैं डेल्टा एस बाई डेल्टा वी लिख सकता हूं, और डेल्टा एस को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एस फेज ट्रांजिशन में, डेल्टा एस जब फेज ट्रांजिशन हो रहा था, जब फेज ट्रांजिशन हम पढ़ रहे थे, रिवर्सिबल प्रोसेस वाला फेज ट्रांजिशन पढ़ रहे थे, तो डेल्टा एस को हमने क्या लिखा था, डेल्टा एच बाई टी, यानी यहां पर इसको मैं लिख पाऊंगा डेल्टा एच बाई टी इंटू में डेल्टा वी। ये होती है क्लॉसियस क्लेपिरॉन की इक्वेशन, डेल्टा एस बाई डेल्टा वी लिख सकता हूं मैं मैक्सवेल स्क्वायर से, ये आपकी आएगी मैक्सवेल स्क्वायर से, और उसके बाद डेल्टा एस को लिख सकते हैं हम डेल्टा एच बाई टी, क्योंकि रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन है, उस दौरान इसको मैं डेल्टा एच बाई टी लिख सकता हूं, तो डेल्टा एच बाई टी लिख दूंगा, आपका ये बन जाएगा। तो आओ एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसके, बाकी आप समझ जाओगे। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से मान लो मैंने लिया H2O सॉलिड से H2O लिक्विड का ट्रांजिशन, तो इसका dp बाई dt क्या बनेगा, क्लॉसियस क्लेपिरॉन इक्वेशन के रिगार्डिंग डेल्टा एस बाई डेल्टा वी, उसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा एच मेल्टिंग डिवाइडेड बाई टी इंटू में डेल्टा वी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। डेल्टा वी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब जरा कोई मुझे ये बता दे कि वाटर का लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होगा या सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होगा। जरा मुझे ये कमेंट कर दीजिए कि लिक्विड वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होगा या सॉलिड वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होगा, सॉलिड H2O का वॉल्यूम ज्यादा होगा या लिक्विड H2O का ज्यादा होगा, जल्दी से बताइए। चलिए, आज मैंने आप लोगों से क्वेश्चन ही नहीं पूछे इतने लेक्चर के दौरान, बताइए किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, VL ज्यादा होगा या VS ज्यादा होगा, जल्दी बताइए। VS ज्यादा होगा या VL ज्यादा होगा, जल्दी से मुझे बताइए। सॉलिड का ज्यादा होगा, कोई कह रहे लिक्विड का ज्यादा होगा, बाकी लोग बताओ क्या लगता है आप सभी को, क्या लगता है आपको? अरे मैंने मान लो अमाउंट मैंने सेम लिया है, 1 ग्राम मैंने लिक्विड वाटर लिया है, 1 ग्राम मैंने सॉलिड वाटर लिया है, ठीक है, 1 ग्राम सॉलिड H2O लिया है, 1 ग्राम लिक्विड H2O लिया है, बताओ अब वॉल्यूम अमाउंट सेम है, ठीक है, डिस्टेंस वगैरह का लफड़ा मत करो। जरा मुझे एक बात बताना, अगर मैं पानी के अंदर बर्फ डालता हूं तो बर्फ ऊपर रहती है या बर्फ अंदर चली जाती है? पानी के ऊपर मैं बर्फ डालता हूं तो बर्फ ऊपर रहती है या बर्फ अंदर चली जाती है? आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर और आइस बरीड इन द वाटर, क्या पढ़ा है आप लोगों ने, क्या सुना है? आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर या आइस बरी हो जाती है? अबव रहती है, आइस फ्लोट्स ओवर द वाटर, सॉलिड ऊपर रहता है, तो नेचुरल सी बात है अगर मैं यहां पे लिक्विड पानी लूंगा तो बर्फ ऊपर रहेगी। तो जरा मुझे बताना कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, सॉलिड की या लिक्विड की? डेंसिटी बताओ फिर।
अगर आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? डेंस कौन है? वाटर डेंस है, लिक्विड डेंस है या सॉलिड डेंस है? डेंसिटी किसकी ज्यादा है? डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? अगर आइस फ्लोट कर रही है वाटर के ऊपर तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? अरे सॉलिड की कैसे हो जाएगी डेंसिटी ज्यादा? रे सॉलिड की कैसे हो जाएगी? जब वो फ्लोट कर रही है ऊपर तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा ना भाई। जिसका मास ज्यादा होगा वो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा, तो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी। अब जरा मुझे बताओ, ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो डेंसिटी मुझे पता है क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी डेंसिटी और वॉल्यूम क्या है? इनवर्सली रिलेटेड। डेंसिटी और वॉल्यूम क्या है? इनवर्सली रिलेटेड। डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है, तो वॉल्यूम के अंदर क्या रिलेशन होगा रे? वॉल्यूम के अंदर क्या रिलेशन होगा? वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? अगर डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा है तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा है तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा है तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वाटर इज जैस। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? सॉलिड का ज्यादा होगा। वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? सॉलिड का ज्यादा होगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर? क्लियर? अगर वॉल्यूम सॉलिड का ज्यादा होगा, अगर वॉल्यूम सॉलिड का ज्यादा होगा तो VL माइनस VS तो नेगेटिव आ जाएगा भाई। तो VL माइनस VS नेगेटिव आ जाएगा, राइट? अगर सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होगा, सॉलिड वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो VL माइनस VS नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यानी dP/dt यहां क्या आ जाएगा? ये बात अब आपको समझ में आ जाएगी। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है? ये बात समझ में आ गई होगी, आ गई होगी। तो आपका dP/dt क्या आएगा? dP/dt क्या आएगा? क्या आएगा? ये नेगेटिव, तो डेल्टा एच तो पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि आप मेल्ट करवा रहे हो, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि सॉलिड को आप जबरदस्ती एनर्जी प्रोवाइड कराकर मेल्ट करा रहे हो, जबरदस्ती एनर्जी प्रोवाइड कराकर मेल्ट करा रहे हो, तो डेल्टा एच तो पॉजिटिव ही होगा। टेम्परेचर पॉजिटिव होता है बाय नेगेटिव, तो dP/dt क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यही एक कंक्लूजन निकाला था, ये कंक्लूजन निकाला था क्लॉसियस क्लेपिरोन ने, कि जब अगर आप मेल्टिंग करोगे, जब अगर आप मेल्टिंग करोगे तो आपका dP/dt का स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो आपका CP, तो आपका dP/dt का स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। YouTube लेक्चर इनफ टू गेट AIR1 इन गेट इफ फॉलो इट। थर्मोडाइनेमिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। आप किसी एग्जाम में बैठ जाओ, थर्मोडाइनेमिक्स का कोई क्वेश्चन रुक जाए, मुझे पकड़ लेना। अगर आपको खुद को याद ना रहा वो अलग बात है। थर्मोडाइनेमिक्स का कोई क्वेश्चन 95% क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, अगर आपने मेरे पूरे लेक्चर ये YouTube पे थर्मोडाइनेमिक्स के अच्छे से देख लिए तो। थर्मोडाइनेमिक्स का एक क्वेश्चन कहीं का नहीं रहेगा, ठीक है? चलो, तो dP/dt क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। dP/dt क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है? dP/dt क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, सही है, ठीक है? अगर मैं बात करूंगा H2O लिक्विड से, H2O लिक्विड से H2O गैस के अंदर, अब तो कहानी सिंपल है, अब तो कहानी कुछ नहीं है। तो dP/dt क्या होगा? dP/dt क्या होगा? लिक्विड से गैस क्या होता है? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई टी, वॉल्यूम हो जाएगा V गैस माइनस V लिक्विड। अब तो नेचुरल सी बात है कि गैस का वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होगा, गैस वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होगा, नेचुरल सी बात, गैस वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो यानी आपका dP/dt पॉजिटिव आएगा। dP/dt आपके, dP/dt आपका वेपराइजेशन का, dP/dt आपका वेपराइजेशन का स्लोप पॉजिटिव आएगा। dP/dt वेपराइजेशन का स्लोप पॉजिटिव आएगा। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है। अगर बात करूंगा सब्लिमेशन के प्रोसेस की, अगर बात करूंगा सब्लिमेशन के प्रोसेस की, तो H2O सॉलिड से H2O गैस में जाएंगे, H2O सॉलिड से H2O गैस में जाएंगे, तो इसका dP/dt भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइडेड बाई टी इंटू में V ऑफ गैस माइनस V ऑफ सॉलिड, V ऑफ गैस माइनस V ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम गैस का ज्यादा होगा, गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो आपका dP/dt इसका भी
पॉजिटिव आएगा, आपका डीपी बाई डी टी इसका भी पॉजिटिव आएगा। सही है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो ये आपका प्रोसेस बनेंगे, ये आपके प्रोसेस बनेंगे। कई बार वो आपसे स्लोप पूछ लेता है, कई बार वो आपसे स्लोप पूछ लेता है, ठीक है, स्लोप पूछ लेता है वो आपसे इनके, ठीक है, कई बार वो आपसे स्लोप पूछ लेता है इनके। अगर आप CO2 सॉलिड को लिक्विड में करोगे, CO2 सॉलिड को लिक्विड में करोगे तो वहां पर आपका डीपी बाई डी टी भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एक छोटी सी बात याद रख लेना, एक छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आ गया। अगर आप CO2 सॉलिड से ड्राई आइस से CO2 को लिक्विड में लेकर जाओगे, CO2 को लिक्विड में लेकर जाओगे तो इसका डीपी बाई डी टी का स्लोप पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इसका डीपी बाई डी टी का स्लोप पॉजिटिव आएगा। वॉल्यूम आपका लिक्विड का ही ज्यादा होता है। सही है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको, ये समझ में आ गया सबको, ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया, ये सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। इससे रिलेटेड और क्लॉसियस क्रेपिरोन से जो रिलेटेड डिटेल्स होंगी वो मैं कल दे दूंगा, ठीक है, वो कल कर लेंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्लॉसियस क्रेपिरोन का मेन ब्रीफ आइडिया, इक्वेशन क्या होती है, कैसे यूज होता है, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो आपसे पूछ सकता है, डीपी बाई डी टी का स्लोप पूछ सकता है, तो वो सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। सो गुड बाय, आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। कॉन्टेस्ट दे लेना जाकर, आज के लेक्चर का कॉन्टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर ifsonline.com के ऊपर रजिस्टर करना जाकर IIT जैम के लिए, नेट के लिए, वहां पर आपको कॉन्टेस्ट के नाम पर कॉन्टेस्ट लेक्चर नंबर 12 मिल जाएगा, दे लेना, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे फिर से। 3 लेक्चर और लूंगा, 13, 14, 15, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक खत्म कर देंगे थर्मोडायनेमिक्स को, ठीक है, सैटरडे तक खत्म कर देंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो गुड बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं यहीं पर शाम को 5 बजे IFS केमिस्ट्री के YouTube चैनल पर। गुड बाय, ठीक है। चलो कोशिश करेंगे कल असाइनमेंट भी पकड़ा देंगे, ठीक है, असाइनमेंट भी पकड़ा देंगे। हाँ, PDF फॉर्म में टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, करवा दूंगा मैं वो भी, ठीक है, कोशिश करता हूं कल असाइनमेंट पकड़ा दूंगा, ठीक है। तो चलो गुड बाय, बाय बाय, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम टुडे। संयम सिक्का, MSc केमिस्ट्री IIT रुड़की, CSR JRF गेट क्वालिफाइड राइट नाउ फ्रॉम IFAS। गुड बाय गाइस, हैप्पी लर्निंग।